दोस्तों नमस्कार। जांच एजेंसियों के माध्यम से सत्ता पाने की कोशिशें आज तक आपने सुनी थी, लेकिन जांच एजेंसियों का कथित दुरुपयोग करते हुए जनाधार बनाने की कोशिशें अब तक आपने नहीं सुनी थी। लेकिन चूंकि अब सियासत किसी उत्तर विचारधारा काल यानी पोस्ट आइडियोलॉजिकल एरा में पहुंच चुकी है, तो उस दौर में तमाम चीजों को और तमाम राजनीतिक मान्यताओं को किनारे रखकर किस तरह से सियासत को प्रभावित करने की कोशिशें हो रही है, इसका ताजा तरीन उदाहरण ईडी की आज की गतिविधियों को देखकर लग रहा है। अब तक आपने देखा कि जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी कम से कम एक ताकतवर राजनीतिक दल की भूमिका में होती थी, वहां राजनीतिक विरोधियों को तंग करने की कोशिशें होती थी। चाहे वो असम में कांग्रेस के सरकार के दरमियान रही हो, या टीएमसी की सरकार के दरमियान बंगाल में रही हो, या बिहार में जब चाचा भतीजे का गठबंधन तोड़वाना हो, उस वक्त नीतीश कुमार और लालू यादव के गठबंधन को तोड़वाने के लिए कुछ जेडीयू के नेताओं के करीबियों के यहां ईडी के छापे मारे जाने का मामला हो, या दूसरे राज्यों में जो घटनाएं हुई हो, जिसमें भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से को भी एक जोड़ने की एक कोशिशें थी। लेकिन सियासत अब उससे कहीं ज्यादा आगे निकल गई है। ईडी का अब सार्वजनिक तौर पर विरोध भी शुरू होने लगा है, और ईडी के लोगों के साथ, उनकी गाड़ियों के साथ जनता सड़क पर उतरकर भारी संख्या में एक भीड़ के रूप में तब्दील होकर जब ईडी का विरोध करने की हद तक चली जाए, तो दिल्ली में बैठी हुई सत्ता के लिए कान खड़े हो जाना चाहिए था। लेकिन क्या वाकई दिल्ली की सत्ता के कान खड़े हो रहे हैं? कॉकरोच जनता पार्टी के प्रयोग के सहारे 2 करोड़ से ज्यादा भारतीयों का समर्थन एक सोशल मीडिया के एक मजाक के तौर पर बनी हुई पार्टी को जब मिल सकता है, उस परिस्थिति में पेपर लीक की घटनाएं और सीधे सीधे सत्ता के पिट्ठू और पत्रकारिता का चोला होकर ओढ़कर बैठे हुए और तमाम चैनलों में बैठे हुए लोगों के द्वारा जब एक 17 साल के नौजवान को पाकिस्तानी तक कह देने की बातें सामने आ रही है, तो इस तरह के नीच और घृणित पत्रकारों के दौर में जांच एजेंसियों से भला निष्पक्षता की उम्मीद कैसे कही जा सकती है? मामला केरल का है, और केरल में अभी 2-3 हफ्ते पहले तक सरकार में सीपीएम थी। 10 सालों से वहां एलडीएफ यानी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार थी, जो सीपीएम के नेता पिनराई विजयन के नेतृत्व में चल रही थी। और जब सरकार सीपीएम की थी, 10 सालों तक सरकार रही, उस मामले में ईडी आज एक कंपनी के ऊपर छापेमारी करने पहुंची थी। एक कंपनी है केरल में, कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड, सीएमआरएल शॉर्ट फॉर्म उसका है। उस कंपनी के 10 ठिकानों पर छापेमारी हुई, और सीपीएम कार्यकर्ताओं के साथ कहा जा रहा है कि उसके कर्मचारियों ने भी सीधे सीधे ईडी के लोगों को निशाने पर लेना शुरू कर दिया। यूं कहें कि ईडी एक तरह से भीड़ के द्वारा जो कथित न्याय तंत्र, जो बेहद अपमानजनक स्थिति है, उसका शिकार होते होते केरल में बची है। लेकिन इस हालात के पीछे जिम्मेदार कौन है? पिनराई विजयन सत्ता छोड़ चुके हैं। उनके और उनके दामाद के साथ साथ उस कंपनी के 10 ठिकानों पर यदि छापेमारी हो रही है, या 10 से भी ज्यादा जगह पर ईडी की रेड पड़ रही है, तो क्या इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई कहा जा सकता है? केरल में तो अभी भारतीय जनता पार्टी पनपने की स्थिति में पहुंची है। वहां की 140 सदस्यों की विधानसभा में बीजेपी के पास 3 सीटें हैं। न सत्ता में है, न विपक्ष में है, न 3 में है, न 13 में है। लेकिन कोशिशें क्यों हो रही है? और जिस ढंग से सीपीएम की प्रतिक्रिया आई है, पिनराई विजयन जिस तरह से मुट्ठी बांधे हुए सामने आए हैं, और जिस ढंग से केरल के अलग अलग इलाकों में जनाक्रोश देखा जा रहा है, भारी भीड़ सीपीएम कार्यकर्ताओं की केरल में सड़कों पर निकलती हुई नजर आ रही है। शहर कोई भी हो, भीड़ जिस प्रकार से उमड़ रही है, उससे साफ जाहिर हो जाता है कि एक तरफ जेएनजी का आंदोलन जो अभी खामोशी के साथ चल रहा है, नेपाल वाली स्थिति में नहीं है, कहीं सोनम वांगचुक के पीछे खड़ा हो जा रहा है, तो कहीं थलपति विजय के पीछे खड़ा हो जा रहा है, तो कभी नीट आंदोलन के सहारे खड़ा हो जा रहा है, तो कभी सीबीएसई की पेपर लीक के सहारे खड़ा हो जा रहा है। उस परिस्थिति में देश का सबसे बड़ा पढ़ा लिखा राज्य, जिसका नाम बदलकर अब केरलम हो गया है, केरल से केरलम, उस केरलम के भीतर यदि चुनावी हिंदुत्व की सियासत को जगाने के लिए ईडी का कथित इस्तेमाल हो रहा है, तो आखिर आने वाले समय का परिदृश्य किस रूप में दिखाई देता है? यह सवाल बड़ा है। केरल में आमतौर पर 5 साल से ज्यादा जनता किसी को मौका देती नहीं है। पिनराई विजयन के नेतृत्व वाली सीपीएम को, एलडीएफ को 2 बार मौका दिया था। और अब जिस मामले में जांच हो रही है,
वो हाई कोर्ट के एक आदेश के बाद हो रही है। हाई कोर्ट में एक याचिका डाली गई और कहा गया कि जिस मामले की जांच ईडी को देने की बात हो रही है, ये ईडी के अधिकार क्षेत्र या उसके द्वारा जो मनी लॉन्ड्रिंग की परिभाषा गढ़ी गई है, उस परिभाषा के दायरे में आता ही नहीं। लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, ईडी जांच कर सकती है। आज के जमाने में न्यायिक फैसले किस तरह से आते हैं आपको भी पता है। एक दौर में तो सुप्रीम कोर्ट के विद्वान न्यायाधीशों ने गुजरात के मामले में कहा था कि गुजरात के न्यायालयों से बड़े इंटरेस्टिंग फैसले आते हैं। खैर, न्यायपालिका का फैसला है, हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जिस ढंग से आज विरोध हुआ, उस विरोध के बाद अब ये जानना लाजमी हो जाता है कि आखिर ईडी गई थी, और सत्ता के इशारे पर जाहिर सी बात है कि ईडी पहुंची होगी। बिना सत्ता के इशारे के ईडी जाती ही नहीं, क्योंकि सत्ता के इशारे के बिना यदि ईडी जाती तब तो भारतीय जनता पार्टी के जो देश में ज्यादातर राज्यों में सत्ता में है, वहां भी ईडी की जांच और ईडी की गतिविधियां दिखाई देती, खासकर राजनीतिक नेताओं के खिलाफ, सत्ता में बैठे हुए लोगों के खिलाफ। लेकिन वहां कोई गतिविधियां दिखाई नहीं दे रही है। असली खेल क्या है? असली खेल दरअसल यह है कि केरल के अंदर चुनावी हिंदुत्व की राजनीति को जिंदा कैसे किया जाए, और उस चुनावी हिंदुत्व की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा हिंदुत्व की राजनीति का क्लेमेंट दावेदार कैसे बनाया जाए। एक आम तौर पर जो केरल के बारे में समझ है, हम दिल्ली में बैठे हुए पत्रकारों की जो समझ है, उस समझ के मुताबिक तकरीबन 45% के करीब केरल में अल्पसंख्यक आबादी है, जिसमें ज्यादातर मुसलमान और क्रिश्चियन है, और 55% के करीब केरल में बहुसंख्यक यानी हिंदू आबादी है। अल्पसंख्यक वोटरों का ज्यादातर झुकाव जो दिल्ली में समझ है, उसके मुताबिक आमतौर पर वो यूडीएफ की तरफ होता है। लेकिन जहां तक बहुसंख्यक वोटरों की बात है, उनके अंदर एक कार्डर बेस्ड पार्टी सीपीएम और वाम मोर्चा है, उधर ज्यादा झुकाव दिखाई देता है। और बीच में फ्लोटिंग वोटर हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय के हों, जो मुद्दा आधारित वोटिंग करते हैं, और उनके लिए हर 5 साल के बाद सत्ता परिवर्तन ही एकमात्र रास्ता दिखता है, और केरल में उसी ढंग से वो करते रहते हैं। केरल में सत्ता को ब्रह्म स्थान बनाने की परंपरा नहीं है, जैसे हम लोगों के यहाँ नॉर्थ इंडिया में देखा जाता है। उत्तर भारत में हर गांव में कहीं ना कहीं एक ब्रह्म स्थान होता है, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, उसके नीचे चबूतरा बना दिया जाता है, और गांव के लोग, उस इलाके के लोग वहां जाकर जल ढारना, धागा बांधना, पूजा करना शुरू करते हैं। आस्था की बात है, होनी भी चाहिए। पर्यावरण की इतनी चिंता की जाती है अगर पेड़ों की रक्षा के साथ, और वाकई उस कॉन्सेप्ट को सही तरीके से लिया जाता, तो आज देश में इस गर्मी में, चिलचिलाती गर्मी में, इतनी बुरी स्थिति नहीं होती। लेकिन खैर, उत्तर भारत में प्रतीकों की राजनीति ज्यादा होती है, दक्षिण भारत में मुद्दों की राजनीति ज्यादा होती है। वहां मंदिरों की राजनीति नहीं होती, बल्कि मंदिरों के सहारे धर्म और धर्म के नैतिक मूल्यों का ख्याल रखा जाता है। दक्षिण भारत, जहां भारतीय जनता पार्टी की पहुंच ना के बराबर है, जरा वहां के मंदिरों का हाल जाकर देखिए, तब पता चलेगा कि चुनावी हिंदुत्व की राजनीति करने वाले इलाकों से बेहतर स्थिति में है या खराब स्थिति में है। कई गुना ज्यादा बेहतर स्थिति में वहां के मंदिर है। चाहे केरल हो, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, हर जगह जाकर देखा जा सकता है इस चीज। तो उस केरल के अंदर आमतौर पर सीपीएम पर जो ठप्पा लगा हुआ है कि ये हिंदू पार्टी है। सीपीएम चूंकि कम्युनिस्ट पार्टी है, मार्क्सवादी धारा के साथ चलने वाली पार्टी, वहां ऐसी कोई हिंदू, मुस्लिम या बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक की राजनीति होती नहीं है। लेकिन समाज शास्त्रीय परिभाषा में माना जाता है कि बहुसंख्यक समाज इस कैडर बेस्ड पार्टी के साथ मुद्दा आधारित राजनीति, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे बुनियादी मुद्दों, रोजगार जैसे मुद्दों के साथ ज्यादा करीबी महसूस करता है, लिहाजा वो उनके साथ है। और भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि जब तक वहां सीपीएम को खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक भारतीय जनता पार्टी के लिए स्पेस नहीं बनेगा। पश्चिम बंगाल में भी एक दौर में यही स्थिति थी। पश्चिम बंगाल में मालदा, मुर्शिदाबाद जो अल्पसंख्यक बहुल जिले हैं, वहां कांग्रेस पार्टी का गढ़ हुआ करता था। लेकिन पूरा पश्चिम बंगाल ज्योति बसु से लेकर बुद्धदेव भट्टाचार्य के दौर में लाल सलाम करता हुआ नजर आता था, क्योंकि बहुसंख्यक समाज के भीतर लेफ्ट लिबरल रुझान पिछले 250-300 सालों से बहुत मजबूती से जड़ जमाए हुए थे। जैसे ही 2011 में सीपीएम का विकेट गिरा, 2016 से भारतीय जनता पार्टी के फुटप्रिंट्स वहां पर थोड़े ज्यादा मजबूती से दिखने लगे। सीपीएम के जमाने में कांग्रेस बनाम सीपीएम की स्थिति थी, केरल में भी आज वही स्थिति है। और उस स्थिति के बीच भारतीय जनता पार्टी को यह लग रहा है कि सीपीएम को विपक्ष की कुर्सी से भी किसी प्रकार हटाया जाए, और जनाधार के बीच, जनता के बीच
किसी तरह से वहां चुनावी हिंदुत्व का जो उत्तर भारतीय फॉर्मूला है, गाय गोबर वाला फॉर्मूला, लव जिहाद वाला फॉर्मूला, वो फॉर्मूला लेकर दक्षिण भारत में पढ़े लिखे लोगों के बीच जाया जाए। पढ़े लिखे भारत के बीच, जहां की साक्षरता दर बहुत ज्यादा है, जहां मानव विकास सूचकांक की स्थिति बहुत ही अच्छी है, उस राज्य में लेकर उस राजनीति को जाया जाए। और उस राजनीति में स्वाभाविक है कि बहुसंख्यक राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में बहुसंख्यक समाज की राजनीति को लेकर वो आगे बढ़ती है, भले ही उनके मुद्दों से उसका कोई सरोकार हो या ना हो। उस राजनीति को केरल में सफल बनाने के लिए सीपीएम को खत्म करना बीजेपी के लिहाज से ज्यादा जरूरी मालूम पड़ता है। तो क्या सीपीएम को खत्म करने के लिए पिनराई विजयन को निशाना बनाया जा रहा है? दरअसल भारतीय जनता पार्टी चूक यही कर रही है। पश्चिम बंगाल में कोई बुद्धदेव भट्टाचार्य के कमजोर पड़ने से सीपीएम कमजोर नहीं हुई थी। सीपीएम के कमजोर होने के दो कारण थे। कैडर बेस्ड पार्टी व्यक्ति आधारित नहीं होती। कैडर बेस्ड पार्टी में व्यक्ति का महत्व इतना ही होता है कि पूरे देश का डेमोक्रेटिक एलिमेंट एक साथ खड़े होकर कहे कि ज्योति बासु को प्रधानमंत्री बनाना है, और कैडर बेस्ड पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी खड़ी होकर के कहे, उसकी पोलित ब्यूरो कहे कि हमें अपना प्रधानमंत्री नहीं बनाना है। मोटे तौर पर कहे तो व्यक्ति का महत्व बहुत ज्यादा नहीं होता। मनमोहन सिंह की सरकार ज्योति बासु को भारत रत्न देना चाहे, उस वक्त सीपीएम उन्हीं की पार्टी ढाल बनकर खड़ी हो जाए कि सत्ता के द्वारा दिए गए किसी भी इनाम को हम, किसी भी अवार्ड को हम स्वीकार नहीं करते। ये कैडर बेस्ड पार्टियों का चरित्र होता है जो व्यक्ति से नहीं चलती है। भारतीय जनता पार्टी की चूक यही है, क्योंकि उसे लग रहा है कि बुद्धदेव भट्टाचार्य के कमजोर पड़ने से सीपीएम कमजोर हो गई। जी नहीं, ग्रास रूट लेवल पर, जमीन पर जिस तरह का कम्युनिस्ट पार्टी के कैडर ने 35 सालों में पश्चिम बंगाल के अंदर पूरे सिस्टम पर एकाधिकार कर लिया था, उससे लोग उब रहे थे, उससे कमजोर हुआ था, और तात्कालिक कारण सिंगूर नंदीग्राम बना था। केरल के अंदर वो स्थिति नहीं है। केरल के अंदर आज भी मानवीय मूल्यों पर राजनीति होती है। केरल के अंदर कैडर बेस्ड और आइडियोलॉजी की पॉलिटिक्स होती है, विचारधारा की राजनीति, जिसपे एक तरफ लिबरल कांग्रेस खड़ी है तो दूसरी तरफ उदारवाद के फॉर्मूले पर थोड़ा कम लिबरल माने जाने वाली सीपीएम खड़ी है, और दोनों दो मोर्चे का नेतृत्व कर रहे हैं। वहां पर भारतीय जनता पार्टी को अपना स्पेस बनाने के लिए यदि सीपीएम को निशाने पर लेने की जरूरत है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई ब्लंडर हो रहा है, या जांच एजेंसियों के सहारे बीजेपी सब धान को 22.5 पसेरी यानी एक ही बराबर समझने की कोशिश तो नहीं कर रही है। हिंदी भाषी भारत में एक कहावत चलती है, सब धान 22.5 पसेरी, यानी सबको एक ही फॉर्मूले से हिट करने की कोशिश। दक्षिण भारत का मिजाज अलग है, मुद्दे अलग हैं, और उन मुद्दों के बीच कैसे विजय ने अपनी जगह बनाई, ये सबने देखा। विजय के लिए भी भारतीय जनता पार्टी अछूत, और डीएमके के लिए भी भारतीय जनता पार्टी अछूत, हिंदी थोपने वाली पार्टी। लेकिन केरल की सियासत उससे भी थोड़ा इतर है। उसमें एक तरफ चाहे कांग्रेस के नेतृत्व वाला एलडीएफ हो या वाम मोर्चे के नेतृत्व वाला यूडीएफ, चाहे कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ हो या वाम मोर्चे के नेतृत्व वाला एलडीएफ, दोनों ही जगह एक उदार वामपंथ किसी न किसी रूप में मौजूद है, क्योंकि जनता के बीच वहां एक उदार वामपंथ मौजूद है, चाहे वो बहुसंख्यक समाज हो या अल्पसंख्यक समाज हो। अब वहां ईडी जाकर किसी भी तरह से पिनराई विजयन को मुद्दा बनाकर, पिनराई विजयन को हो सकता है कल गिरफ्तार भी कर लिया जाए आने वाले दिनों में, उस परिस्थिति में भी वहां सीपीएम के स्पेस को भारतीय जनता पार्टी भर देगी, ये आसान नहीं दिखाई देता। वीएस अच्युतानंदन थे, उसके पहले ईके नयनार थे, उसके पहले अच्युत मेनन थे, उसके पहले नंबूदरी पाठ थे। व्यक्ति आए, व्यक्ति चले गए। कांग्रेस पार्टी के भीतर भी यही स्थितियां थी। करुणाकरण आए, चले गए, एके एंटनी आए, चले गए, ओमन चांडी आए और चले गए, और अब सतीशन आए हैं, कल को कोई और आएगा, दोनों गठबंधनों की तरफ से। लेकिन राजनीति एलडीएफ बनाम यूडीएफ की जो वहां इस रूप में अस्थायी है, जहां फिलहाल टीवी के जैसा प्रयोग भारतीय जनता पार्टी करने की स्थिति में दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जांच एजेंसियों के माध्यम से जो घुसने की कोशिश है, उस घुसने की कोशिश को क्या वाकई तिरुवनंतपुरम स्वीकार कर पाएगा? क्या वाकई कोझिकोड या कोचीन स्वीकार कर पाएगा? क्या वाकई अलापुझा स्वीकार कर पाएगा? बड़ा सवाल है। और बड़ा सवाल इसलिए भी है कि नाम बदलने की सियासत के बाद केरल की सियासत को बदलने की जो कवायद है, उसमें
गुजरात लॉबी को कामयाबी मिल जाएगी और ईडी के माध्यम से कामयाबी मिल जाएगी। फिलहाल तो ऐसा दिखाई नहीं देता, लेकिन सियासत में चमत्कार अक्सर होते रहते हैं और आजकल तो चमत्कार को सर का नाम भी दे दिया गया है और उस सर को आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वैधता भी मिल गई है। तो उस दौर में क्या वही कोशिशें तो नहीं हो रही है जो 2021 की हार के बाद 5 साल से बंगाल में कोशिशें चल रही थी? क्या किसी नए फॉर्मूले के तहत केरल में घुसने के लिए तमाम मर्यादाओं को ताक पर रखने की कोशिश तो नहीं हो रही है? बड़ा सवाल है और इन सवालों के इर्द गिर्द केरल की राजनीति क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी रूपी किसी तीसरे कोण का इंतजार कर रही है? ये भी आने वाले वक्त में देखा जाना है, क्योंकि सीपीएम का नेतृत्व चाहे भले ही कार्डर बेस्ड पार्टी हो, कार्यकर्ताओं का जितना भी उसमें असर हो, कहीं ना कहीं मौजूदा दौर में यथार्थवाद से दूर जाने की वजह से, परिस्थितियों को भांप न पाने की वजह से बंगाल, त्रिपुरा समेत उत्तर भारत में कहीं कहीं जो दिखाई देती थी वहां कमजोर पड़ती नजर आई है। लेकिन केरल में कमजोर पड़ने के लक्षण नहीं है। क्या उस लक्षण को बीजेपी जगाना चाहती है? इंतजार करते हैं। फिलहाल तो ईडी की कार्रवाई पर नजर रखिए कि जनता अब खड़ी हो रही है और ईडी के लोगों को भी दौड़ाना शुरू कर रही है। जनता खड़ी हो जाती है तो इस देश में बड़ी से बड़ी ताकतवर सत्ता को भी अलग अलग समय पर दौड़ाती रही है। अभी तो ईडी को दौड़ाया है, आने वाले समय में क्या सिस्टम को भी दौड़ाने की तैयारी है? थोड़ा इंतजार करते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।